नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो देश दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। एक के पास पाव पाव के परमाणु बम हैं ऑलरेडी, और दूसरा बनाने की दिशा में बढ़ रहा था। अभी हाल में दोनों की छिताई कुटाई और पिटाई हुई है। अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर के ईरान की तोड़ाई की है। ईरान के 3 ऐसे ठिकानों पर जमकर के बमबारी की है, और अमेरिकी B-2 जो बॉम्बर हैं, उन्होंने कई सौ किलो बम गिराए हैं उन 3 जगहों पर, एक फोर्दो में, एक नतांज में और एक इस्फहान में, जहां पर यूरेनियम के संवर्धन का काम लगभग कंप्लीट हो गया था और परमाणु बम बनाने की दिशा में, बल्कि कगार पर ईरान पहुंचने ही वाला था। इतनी बड़ी कार्रवाई के 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने इजराइल को और ईरान को सीज फायर के लिए तैयार भी कर लिया। और सीज फायर से ठीक पहले ईरान ने एक पूर्व निर्धारित और तयशुदा, एक जैसा होता है ना कि एक कार्यक्रम किया जाए, ऐसा कुछ अपने देश की जनता को संतुष्ट करने के लिए कतर पर, जहां अमेरिकी बेस था, एयर बेस था, सैन्य बेस था, वहां पर अटैक किया। अमेरिका ने भी उसका कुछ खास नोटिस नहीं लिया क्योंकि पहले से तय था। लेकिन उसके बाद से ईरान ऐसे कॉलर खड़े करके पूरे एरिया में अपनी जीत के दावे कर रहा है कि जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। और इतना ही नहीं, ईरानी जो कट्टरपंथी अखबार हैं और जो जिनकी एक नेचर बनी हुई है कि भले ही पूरी तरह मार कुटाई हुई हो, भले ही युद्ध में बुरी तरह हारे हों और अपना बहुत कुछ खोया हो, लेकिन एक आदत बनी हुई है कि हार नहीं माननी है। ना तो अयतुल्ला अली खamenei ने हार कबूल की है, बल्कि कहा है कि हमने कतर में अमेरिका के सैन्य बेस पर अटैक करके उसके मुंह पर तमाचा मारा है। और ना ही पाकिस्तान ने भारत से पिटाई के बाद अपनी पराजय स्वीकार की है, बल्कि उल्टा हो रहा है। भारत ने क्या किया था? 6-7 मई की रात को 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, नेस्तनाबूद किया था, जिनमें हिजबुल, लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर भी थे, मुरीद के बहावलपुर और सियालकोट में। और 9-10 की रात को उसके 10-11 एयर बेस को तबाह कर दिया था। वो ऑपरेशनल नहीं रह गए थे, इनमें से 3-4 तो अभी भी ऑपरेशनल नहीं हैं। इतनी बड़ी चोट खाने के बावजूद और 10 तारीख की दोपहर में घुटनों पर आकर के सीज फायर की गुहार लगाने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के प्रमुख, जिन्होंने बाद में अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करा लिया और अपनी छाती पर एक और तमगा लगा लिया, ये सब इस तरीके से घूम रहे हैं कि जैसे इस युद्ध में, 4 दिन के युद्ध में, भारत की जीत ना होकर के पाकिस्तान की ही जीत हुई हो। दोनों के बारे में बात करेंगे। ईरान की जो इधर बयानबाजी हुई है और जिस तरीके से IAEA के चीफ राफेल गौरसी को धमकी दी है ईरान ने, क्योंकि गौरसी ने अभी तेहरान से एक अनुमति मांगी थी। वो जाकर के ये देखना चाहता था
कि जो 3 जगह पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर बम गिराए हैं और जो इनके परमाणु ठिकाने थे, उनको तबाह किया है, वहाँ से किसी तरह का कोई विकिरण वगैरह का तो खतरा नहीं है। इसके अलावा वो ये भी देखना चाहते थे, दिखवाना चाहते थे कि नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि अंतर्विरोधी खबरें आ रही हैं। ईरान ने शुरू में तो कहा था कि कोई नुकसान नहीं है। बाद में उसकी तरफ से कुछ बयान आए थे जिसमें ये कहा गया था कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आईएईए ने अभी 3 दिन पहले एक रिपोर्ट दी है और उसका कहना ये है कि अमेरिका के हमलों के बावजूद और इजराइल के भी लगातार हमले के बावजूद जो इसके यूरेनियम संवर्धन के केंद्र हैं जहां पर ये लोग काम कर रहे थे, वहां अभी भी ये माना जा रहा है कि करीब 400 किलो यूरेनियम इन्होंने वहां से हटा करके कहीं दूसरी जगह रख दिया था, वो सुरक्षित है। और अगर ऐसा है तो ईरान अगले कुछ महीनों के भीतर फिर से अपना काम शुरू कर सकता है, यानी परमाणु बम बनाने की दिशा में तेज गति से बढ़ सकता है। इसके बावजूद कि उसके 1 दर्जन से अधिक परमाणु वैज्ञानिक भी इजरायली हमलों में मारे गए हैं। उसके टॉप सैन्य कमांडर, आर्मी चीफ से लेकर के और चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी सब मारे गए। लेकिन ईरान की जो हैकड़ी है वो जस की तस है। बल्कि आयतुल्लाह अली खमैनी के बारे में जब इजराइल ने कहा था कि हम उनकी हत्या करके वहां रिजिम चेंज कराएंगे, तो अमेरिका ने उस पर एक तरीके का वीटो लगाया था। लेकिन अभी हाल के जो बयान आए हैं, खमैनी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें अमेरिका के खिलाफ भी जहर उगला गया है, इजराइल के खिलाफ भी जहर उगला गया है और एक तरीके से चैलेंज किया गया है, चुनौती दी गई है दोनों को। और जो मौजूदा सेना प्रमुख हैं, ईरानी सेना के जो सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने कहा था कि हमें ना तो अमेरिका पर भरोसा है, उसके सीज फायर पर भरोसा है, और ना हमें इजराइल की जबान पर और वादे पर भरोसा है। इन्होंने अगर हमारे ऊपर फिर से अटैक किया तो हम पूरी ताकत के साथ इनको जवाब देंगे। जो जानकारियां मिल रही हैं, ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आईएईए इसके प्रमुख या इनके प्रतिनिधि ईरान पर कदम रखते हैं तो हम उन्हें इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका एजेंट, उसका जासूस मानते हुए गिरफ्तार करेंगे, मुकदमा चलाएंगे और उन्हें सूली पर चढ़ा देंगे, यानी फांसी पर लटका देंगे। इस तरह की धमकियां युद्ध थमने के 6-7 दिन बाद भी जारी हैं और इसके चलते, ईरान के इस रवैये के चलते पूरे क्षेत्र में एक तनाव पसरा हुआ है। जो आईएईए यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो चीफ हैं, उन्होंने बाकायदा लिखित में ईरान से ये अनुमति मांगी थी कि वो उनके परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करना चाहते हैं, राफेल ग्रोसी ने। और इसके बाद से वहां से लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। उनका कहना यह है कि आईएईए की जो 12 जून की रिपोर्ट थी, जिसमें यह कहा गया था कि ईरान अब किसी भी समय परमाणु बम बना सकता है, एटम बम बना सकता है और उसके पास पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम है, टेक्नोलॉजी है,
उसी के बाद फिर 13 जून से इज़राइल ने अटैक शुरू किए थे। यानी ईरान में जितनी तबाही हुई है, इसके लिए तेहरान, ईरान आईएईए के चीफ राफेल ग्रोसी को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। और उसका कहना ये है, चूंकि ईरानी संसद ने भी एक प्रस्ताव पारित करके अब आईएईए से अपना नाता तोड़ने और उसको किसी भी तरह का सहयोग ना करने का फैसला ले लिया है। इसलिए अगर गोरसी तेहरान की, नतांज की, आपके फोर्दो की और एस्फहान की यात्रा करते हैं, तो ईरान का ये कहना है कि हम उसे गिरफ्तार करेंगे, आईएईए के चीफ को गिरफ्तार करेंगे, महानिदेशक को गिरफ्तार करेंगे और फांसी पर लटका देंगे। इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो सीधे सीधे अमेरिका से भी पंगा ले रहा है। और अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अयातुल्ला अली खमेनी को अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए और झूठ बोलना बंद करना चाहिए। वो बुरी तरीके से हारे हैं, उनको बुरी तरह परास्त किया गया है, उनके बहुत सारे ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है और अमेरिका और इज़राइल के हमलों में ईरान की भारी तबाही हुई है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप इस समय नरक में हैं, जिस तरह की ज़िंदगी बिता रहे हैं, कहीं किसी बंकर में पड़े हुए हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि इज़राइल तो आपको ख़त्म करना चाहता था और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं है कि आप कहाँ छिपे हुए हैं। पर तब वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने ही, उन्होंने ही उनको मरने से बचा लिया। तो ये जो इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में जिसको कहते हैं ना ज़बान-जोरी चल रही है और जो अ, विवाद खड़ा हो गया है, इसके चलते अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कहीं फिर से चीज़ें उस तरफ ना बढ़ जाएँ, जिस तरफ से मुश्किल से वापसी हुई है और सीज़ फायर किसी तरीके से अमेरिका ने कराया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से काफ़ी शिकायतें हैं। क्योंकि जब इज़राइल हमले कर रहा था और अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से अटैक नहीं किया था, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान आए थे। एक उनका अपने ट्रुथ, जो उनका सोशल मीडिया मंच है, उस पर एक बयान आया था कि सरेंडर करें। यानी वो ईरान से कह रहे थे, अयतुल्ला अली खमेनी से कह रहे थे कि आप सरेंडर करिए। एक और बयान उनका आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान को खाली करवा दीजिए। और चूंकि वो बीच में कनाडा की यात्रा बीच में छोड़ करके वापस वाशिंगटन लौटे थे G7 समिट से, और जब उनसे पूछा गया था मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और इसी बीच ये दोनों बयान भी आए थे उनके, पहले तेहरान को खाली करने का आया और उसके बाद सरेंडर करने के लिए उन्होंने चेतावनी दी। इनको लेकर के जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं ईरान के, अब्बास अरागची, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है, अस्थायी शांति चाहता है, ईरान के साथ समझौता वार्ता फिर से शुरू करना चाहता है, तो ट्रंप को अयातुल्ला अली खamenei के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बंद करना होगा। और ये जो उनकी टोन है, ये टोन नहीं चलेगी। यानी ईरान का जो इस समय रुख है अमेरिका के प्रति, वो सख्त बना हुआ है। और इज़राइल के बारे में भी उन्होंने कह दिया है कि वो हमारा दुश्मन है और हम दुश्मन पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं।
यानी ईरान अमेरिका से भी सींग भिड़ाने को तैयार है और इजराइल से भी सींग भिड़ाने को तैयार है। लेकिन इजराइल हो, अमेरिका हो या दूसरे देश हों, वो अब ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और वो भी पाकिस्तान की तरह एटम बम तैयार करे और दुनिया के लिए एक नया खतरा पैदा कर दे। जो मैं दूसरे देश की बात कर रहा था, पाकिस्तान की, जो मानने को तैयार नहीं है कि उसकी पिटाई हुई है या उसकी पराजय हुई है, और जिस तरीके से उस पराजय को छिपाने के लिए आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रुतबा दिया गया, उससे भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान आसानी से, पाकिस्तानी सेना बल के कहना ज़्यादा ठीक होगा, वो आसानी से अपनी शिकस्त कबूल करने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कराची में थे आसिम मुनीर, वहां पर नौसेना अकादमी में स्पीच दे रहे थे और वहां भी उन्होंने जो कुछ कहा उसका जिस्ट ये है कि जैसे पाकिस्तान तो बहुत संयमी है, बहुत समझदारी से काम कर रहा है, लेकिन भारत बार बार पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश कर रहा है। उनकी स्पीच में एक जगह उन्होंने ये कहा है कि पिछले कुछ सालों में कम से कम 2 बार भारत ने बेवजह, बिना उकसावे के पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। और ये दो, एक तो वो बालाकोट और दूसरा अब का, यानी पहलगाम के बाद और पुलवामा के बाद जो 2 बार अटैक किए हैं भारत ने, उसकी वो बात कर रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर जब इस तरह का एलिगेशन भारत पर लगाते हैं तो बड़ी चालाकी के साथ ये छिपा जाते हैं कि पुलवामा में क्या किया था इन लोगों ने और पहलगाम में जो घटना हुई है वो इन्हीं के, मौलाना मुनीर के ही 16 अप्रैल के उस उकसावे वाले भाषण के बाद हुई है, जिसमें वो टू नेशन थियरी की बात कर रहे थे, वो मुसलमानों की सुपीरियोरिटी की बात कर रहे थे और तमाम इसी तरह की चीज़ें के आने वाली नस्लों को भी आप बताइए कि पाकिस्तान क्यों बना था अलग से। उसके बाद ही पहलगाम की घटना हुई थी और पहलगाम की घटना के बाद पूरे देश में जो आक्रोश था उसको शांत करना पहली जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसीलिए पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सबक सीख पाया है? क्योंकि अभी वजीरिस्तान में सेना के काफिले पर एक आत्मघाती हमला हुआ और टीटीपी ने उसकी जिम्मेदारी भी ले ली बाद में। लेकिन पाकिस्तान ने क्या एलिगेशन लगाया? उसका कहना है कि वजीरिस्तान में जो सेना के 13 जवान मारे गए हैं, अनऑफिशियली 19 मारे गए हैं, इसमें भी भारत का हाथ है। यानी इधर लगातार वो भारत पर आरोप तराशी का काम कर रहा है। इसलिए मैंने कहा शुरू में कि 2 देश हैं, एक के पास वो एटम बम है ऑलरेडी, जिसकी वो धमकी देता रहा हमेशा, लेकिन भारत कभी उसकी धमकियों में आया नहीं। और इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम अब पाकिस्तान की परमाणु हमले की धमकी में, ब्लैकमेलिंग में आएंगे नहीं। और दूसरा ये कह दिया कि अगर कोई भी आतंकवादी वारदात होती है तो हम उसे युद्ध मानेंगे, प्रॉक्सी वार नहीं मानेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।
बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।